नमस्कार। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल के इस सत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम ललित सिंह है और मैं ग्राफिका राहिल यूनिवर्सिटी भीमताल में एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इस सत्र में हम समझेंगे संघर्ष और उसका समाधान, और हम दूसरे पार्ट में वार्ता की तकनीकें सीखेंगे। मैं आपको याद दिला दूंगा कि पिछले सत्र में हम मजबूत पारस्परिक संबंधों का निर्माण के बारे में हमने सीखा था। सबसे पहले हम देखते हैं कि संघर्ष क्या होता है। तो संघर्ष वो स्थिति होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या विचार आपस में टकराते हैं, यानी कि जब उनके लक्ष्य, मूल्य, इच्छाएं या दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न होते हैं और मेल नहीं खाते। और ये जो संघर्ष है ये काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि इस दुनिया में यह जहाँ भी हम होते हैं वहाँ पर लोगों के मूल्य अलग अलग होते हैं, उनकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं और लक्ष्य अलग अलग होती हैं। इसलिए टकराव बहुत संभावित है। और इस वजह से अब क्योंकि यह इनविटेबल है, तो इस वजह से हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर संघर्ष आता है तो हम उसको कैसे मैनेज करें। तो कुछ हम पहले शब्दावली देखते हैं संघर्ष को समझने के लिए। तो सबसे पहला जो शब्द हमने इस्तेमाल किया वो था संघर्ष या विरोध या विरोधता, और इसका मुख्य अर्थ होता है जहाँ पर दो व्यक्तियों या लोगों के बीच टकराव हो या विरोध हो। इसका स्वरूप तीव्र होता है और तनावपूर्ण होता है, और इसका परिणाम टकराव में हो सकता है और समाधान की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रतिद्वंद्विता होती है। इसको हम प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं। अगर टकराव होता है तो दो लोगों के बीच, या तो हम इसको प्रतिद्वंद्विता के रूप में देखते हैं। ये प्रेरक होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, और ये अधिकतर हमें उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है। तीसरा जो शब्द है वो मतभेद है। यहाँ पर टकराव मतों में होता है, यानी कि विचारों में होता है। जब दो या अन्य लोगों के बीच विचारों का अंतर होता है तब यह मतभेद पैदा होते हैं, और यह मतभेद ज़्यादातर संवाद से ही हटाए जा सकते हैं, या ज़्यादातर ये संवादात्मक ही होते हैं, और चर्चा और समझ से हम मतभेद हटा सकते हैं। अब हम संघर्ष को समझने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो संघर्ष या तो आंतरिक हो सकते हैं या बाह्य हो सकते हैं। आंतरिक वो संघर्ष होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के खुद के अंदर होते हैं, खुद के मन के अंदर होते हैं। जैसे उसके जो मन में विचार आते हैं, या उसकी जो भावनाएं होती हैं, या जो इच्छाएं होती हैं, या जो उसे निर्णय लेने होते हैं या निर्णय ले चुके होते हैं, उनमें आपस में संघर्ष होता है। और वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि इनमें से हमें, मान लीजिए कई विचार हैं, तो कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, भावनाओं को क्या आगे ले जाना चाहिए। तो ये मन ही मन में इस तरह का संघर्ष होता रहता है, और इस संघर्ष से निपटने के लिए हमारे आंतरिक मूल्य बहुत सहायक होते हैं। दूसरा हो सकता है बाहर संघर्ष, यानी कि हमारे मन के बाहर दूसरे व्यक्ति से, दूसरे समूह से, या एक ही समाज में अलग अलग ग्रुप्स में, या प्रकृति के साथ। यहाँ भी हमारे जो लक्ष्य होते हैं या मूल्य होते हैं या जो इच्छाएं होती हैं, उनके प्रति यह संघर्ष होता है, और कई बार संसाधनों को लेकर भी संघर्ष होता है, और ये वार्ता से सुलझाया जा सकता है। दूसरी तरह से हम इस तरह से समझ सकते हैं संघर्ष को, कि संघर्ष किसी के व्यक्तिगत जीवन में हो सकते हैं, या उसके व्यावसायिक या पेशेवर जीवन में हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में जो संघर्ष होते हैं वो संबंधों को लेके हो सकते हैं, अपनी खुद की दूसरों से अपेक्षाओं को लेके हो सकते हैं, और जो हमारे व्यक्तिगत लोग हैं हमारे आसपास, उनसे हमारे मूल्यों के टकराव हो सकते हैं। जब हम व्यावसायिक या पेशेवर जीवन में संघर्ष की बात करते हैं, तब हम जहाँ पर व्यवसाय होता है हमारा, या जहाँ हम पेशा करते हैं, वहाँ पर आपसी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। या अगर कई लोग काम करते हैं तो ये हो सकता है कि हमारे आपस में संचार की कमी हो और इस वजह से संघर्ष हो रहा हो। या अगर एक ही जगह हम कार्य क्षेत्र में कई लोग काम कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति को अपनी अलग अलग भूमिका के बारे में
स्पष्टता न होना ये भी एक कारण हो सकता है टकराव के। और या फिर अगर एक ही कार्य क्षेत्र में कई लोग हैं और काम या कार्य का अत्यधिक दबाव है तो उसकी वजह से भी टकराव हो सकता है या संघर्ष हो सकता है। अब संघर्ष के क्या प्रभाव हो सकते हैं ये हम देखना चाहेंगे। तो इसके प्रभाव दोनों हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो नकारात्मक में सबसे पहला जो प्रभाव हो सकता है वो हो सकता है तनाव या मानसिक प्रभाव, जो कि हमारे हर एक व्यक्ति के ऊपर अच्छा नहीं होता है। और दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव हो सकता है कि अगर संघर्ष है या टकराव है तो उस व्यक्ति के उत्पादकता में असर आ सकता है और यह असर अधिकतर गिरावट में ही होता है। तीसरा नकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है या तो व्यक्तिगत में या अपने व्यवसाय में कि आपस में रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं और खटास आ जाती है। और जब रिश्ते में खटास होती है तो आपसी मेल नहीं हो पाता है, उस वजह से भी उत्पादकता में गिरावट आ सकती है। चौथा नकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है कि अगर संघर्ष है किसी टीम में या किसी समूह में तो उनमें मनोबल की कमी हो जाती है और वापस मनोबल की कमी की वजह से लोग खुश नहीं होते हैं और वापस उनकी उत्पादकता में गिरावट आती है या उन्हें वापस व्यक्तिगत तनाव हो सकता है। लेकिन संघर्ष के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। मान लीजिए कि कोई संघर्ष हुआ तो हमें उससे यह पता चलता है कि कोई समस्या थी जो बहुत अंदर दबी हुई थी और वो बाहर आ गई है। तो इससे हमें समस्या के बारे में पता चलता है और समस्या को हम हटा देते हैं और फिर संघर्ष भी हट जाता है। संघर्ष से होने से कई बार ये भी होता है कि हम संवाद करने को मजबूर हो जाते हैं और संवाद करने से संघर्ष की स्थिति ठीक हो जाती है। तीसरा ये होता है आने के लिए उपायों की चर्चा करते हैं या संवाद करते हैं, तब नए विचार और नए समाधान सामने आते हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करके आगे और भी अच्छा या आगे के संघर्षों को कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। चौथा सकारात्मक प्रभाव ये होता है कि एक बार संघर्ष आता है और आपस में हम संवाद करके उससे निपट लेते हैं तो उसके बाद जो आपसी समझ होती है और वो अच्छी हो जाती है और आपसी रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर संघर्ष आता है तो उसके लिए निपटने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। तो यहाँ पर सबसे जो प्रभावकारी तरीका होता है हम उसको थॉमस कुलमन मॉडल मानते हैं, जिसमें कि 5 अलग अलग तरीके होते हैं इसको निपटने के लिए। और यह 5 अलग अलग तरीके संघर्ष के स्वभाव पर भी निर्भर करते हैं और इनके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो 5 थॉमस कुलमन मॉडल में तरीके होते हैं ये 2 चीज़ों पर निर्भर करते हैं। एक तो कोऑपरेटिवनेस में, यानी कि आपस में हम कैसे एक दूसरे से मेल करते हैं, और दूसरा असर्टिवनेस, यानी कि हम कितना अपने खुद का इंटरेस्ट प्रभावी बनाते हैं। तो इसमें जो पहला कदम हो सकता है वो होता है टालना, यानी कि अगर संघर्ष की स्थिति आती है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं या उसको अनदेखा कर देते हैं। और ज़्यादातर संघर्ष इसी तरह से होते हैं जहाँ पर कि संघर्ष का हम उपाय निकाले बिना ही अपना काम चला सकते हैं और हो सकता है कि ये संघर्ष समय के साथ कम हो जाए या हट जाए। यह उस समय होता है कि जब जो संघर्ष है उसमें हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है या जिस वजह से संघर्ष हो रहा है उसमें हमारी रुचि कम हो, तब यह टालना या अवॉइडिंग हमारे लिए अच्छा रहता है। दूसरा होता है समर्पण करना, एकोमोडेट करना, यानी कि जहाँ पर हम झुक जाते हैं और दूसरों के हित की परवाह करते हैं और जो दूसरा व्यक्ति बात कह रहा है उसको हम मान लेते हैं। लेकिन एकोमोडेटिंग में हम कोऑपरेट तो कर रहे हैं लेकिन अपनी बात आगे नहीं रख पाते हैं, और यह ज़्यादातर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो समर्पण करता है या नहीं करता है।
तीसरा होता है प्रतिस्पर्धा या कंपीटिंग। तो यहाँ पर हम कोऑपरेशन कम करते हैं, लेकिन अपने अपनी मन की बात को मनवाना चाहते हैं, और यहाँ पर हमें खुद की चिंता ज़्यादा रहती है और हम अपने ही इंटरेस्ट को या अपने फ़ायदे को हम आगे बढ़ाते हैं। चौथा जो उपाय होता है वो समझौता होता है या कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसमें दोनों ही पक्ष अपना अपना थोड़ा इंटरेस्ट छोड़ते हैं और हम बीच की स्थिति पे आ जाते हैं, यानी कि दोनों व्यक्ति अपना कुछ नुकसान होने देते हैं और थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। और ये ऐसी स्थिति जब आती है जब दोनों ही लोगों को, दोनों ही पक्षों को यह मालूम होता है कि अगर हमने समझौता नहीं किया तो हम दोनों का ही नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में समझौता कर लिया जाता है। यानी कि यह सर्वोत्तम उपाय तो नहीं है, लेकिन संघर्ष को टालने के लिए या संघर्ष को कम करने के लिए ये हम उपाय ले लेते हैं। पांचवा और सबसे उत्तम जो उपाय है वो है सहयोग। यहाँ पर सभी के लिए अच्छा समाधान निकलता है। यहाँ पर दोनों पक्षों की बात रखी जाती है, दोनों के लिए लाभकारी होता है, और इसमें किसी को भी झुकना नहीं पड़ता है। जितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी को भी झुकना नहीं पड़ता है, और इसमें कोऑपरेशन का बहुत महत्व होता है और सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस वजह से ज़्यादातर जब अगर हम संघर्ष की स्थिति में होते हैं तो हमें सहयोग या कोलैबोरेटिंग वाला उपाय लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि संघर्ष समाधान में किस तरह के स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सक्रिय श्रवण करते हैं, खुला संवाद करते हैं, यानी कि हम अपना मत नहीं रखते हैं, दूसरा का मत सुनते हैं। साझा उद्देश्य को पहचानते हैं, यानी कि अगर जिन दो लोगों में संघर्ष हो रहा है उनके दोनों की हित की क्या बात है। फिर हम मध्यस्थता करते हैं, यानी कि अगर दो आपस में विचार नहीं मिल पा रहे हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति से की मदद हम लेते हैं, और जो विकल्प हमारे पास हैं उन पर विचार करते हैं, और जब हम सही विकल्प को चुन लेते हैं तो उसकी कार्रवाई की योजना हम बताते हैं। इस पूरे संघर्ष समाधान के स्टेप्स में हमें कुछ योग्यताएं जरूर करनी पड़ती है, जैसे कि सक्रिय श्रवण होता है, यानी कि हम बिना बोलने वाले को बिना टोके ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसकी भावना को समझते हैं। खुले संवाद में हम अपनी बात स्पष्टता के साथ रखते हैं और सम्मान के साथ रखते हैं। साझा उद्देश्य पहचानने में हम मतभेद पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि हम समान लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। और जब हम मेडिएशन या मध्यस्थता की ज़रूरत पड़ती है तब हमें ये देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति की हम मध्यस्थता ले रहे हैं वो तटस्थ हो, यानी कि उसको दोनों ही पार्टीज़ में कोई इंटरेस्ट ना हो। और जब हम विकल्पों पर विचार करते हैं तो हम सभी विकल्पों को पहले अच्छी तरह सुनते हैं बिना कोई अपना मत दिए, और उसमें से सर्वश्रेष्ठ को हम चुनते हैं। कार्रवाई की जो योजना बनाते हैं उसमें हम सभी व्यक्तियों से एग्रीमेंट चाहते हैं, यानी कि उनके जो हम विचार उनको स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि आगे अगर इस टकराव की स्थिति को ख़त्म करना है तो किस व्यक्ति को कौन सा उपाय करना होगा और वो कैसे उसको लागू करेगा। अगले सत्र में हम संवाद कौशल की बात करेंगे। धन्यवाद।